लोकसभा 2024 के चुनाव में बदलते समीकरण के साथ आज आपको बताने जा रहे हैं 8 सीटों का विश्लेषण, वो भी तब जब छठे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और अब इंतजार रहेगा इन 8 चरणों के परिणाम का जो 4 जून को आएगा। लेकिन तब तक आपको धैर्य रखना होगा और हमारी खबरों को, विश्लेषणों को देखते रहना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अभिज्ञान। देखिए, अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया और छठवें चरण का चुनाव 25 मई को होने जा रहा है। जिन 8 सीटों पर छठे चरण में मतदान होना है उनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज के नाम शामिल हैं। सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। वहीं अन्य 7 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में आमने सामने की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। छठे चरण की 8 सीटों पर कुल 86 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला भी होना है। वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील कुशवाहा और आरजेडी के दीपक यादव के बीच सीधी फाइट है। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राधा मोहन सिंह और वीआईपी से राजेश कुमार के बीच कड़ी टक्कर है। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल बीजेपी के खिलाफ फिर से मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने मदन मोहन तिवारी को उतारा है। वहीं शिवहर में पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला आरजेडी की रितु जायसवाल से होगा। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी ने उनके खिलाफ विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उतारा है। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक सुमन और वीआईपी के चंचल पासवान के बीच लड़ाई है। महाराजगंज में बीजेपी के जनार्दन सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह के बीच मुकाबला है। सिवान लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर जदयू ने मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी ने पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं इस सीट पर। इस वजह से सिवान में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आज अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना 2024 के लोकसभा चुनाव से करें तो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जिस तरह से दावा किया है कि अब तक हुए चुनाव में उन्हें बहुमत मिल चुका है, लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो पर असलियत का पता लगाया तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2019 की तुलना में 2024 में मोदी के लिए वो अंधभक्ति नहीं दिख रही जो 2019 में दिखी थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में हर सीट पर कांटे की टक्कर भाजपा गठबंधन को मिल रही है। आज इस विश्लेषण में हम अभी तक हुए मतदानों का विश्लेषण कर रहे हैं, बजाय इसके कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। और हम चुनाव आयोग की हर उस गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रहे हैं जो गाइडलाइंस उन्होंने न्यूज़ चैनलों को दी है। आपको बता दें, अभी तक के चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत रहा है उस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव कठिन है। हालांकि चुनावी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर वो लोकसभा में फिर से बहुमत साबित करते हैं और सीट जीत कर आते हैं तो 2019 की तुलना में सीटों का आंकड़ा कम दिखेगा, खास करके बिहार में। अभी बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट पर 39 पर एनडीए महागठबंधन ने अपना झंडा बुलंद किया हुआ है और छठवें चरण के चुनाव होने के बाद उन सीटों पर चुनाव होना है जहां भाजपा की पकड़ मजबूत है। बहरहाल, अब हम मतदान अब तक कितना प्रतिशत हुआ, कितना नहीं, इस बात से हटकर असल मुद्दे पर आते हैं और अब बात शुरू करते हैं 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी चंपारण पर, जहां लड़ाई भाजपा के संजय जायसवाल और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी के बीच देखी जा सकती है। पश्चिमी चंपारण का जातीय समीकरण यह कहता है कि वहां पर मुस्लिम और यादव समुदाय ही किसी को भी जीत दिलाने का मादा रखते हैं। साथ ही कुशवाहा, मल्लाहों का और ब्राह्मणों का वोट अगर एक साथ हो जाए तो मदन मोहन तिवारी को जीत दिलाने वाली रणनीति कारगर साबित होगी। बात अगर कुशवाहा वोटरों की करते हैं तो माना यह जा रहा है कि कुशवाहा वोटर बढ़ सकते हैं, मगर कांग्रेस का जो कोर वोटर है मुस्लिम यादव है और साथ में अगर मदन मोहन तिवारी के ब्राह्मण होने का फायदा ब्राह्मणों के वोट कन्वर्ट में दिखेगा तो ये कहना आसान है कि मदन मोहन तिवारी जीत के करीब जाएंगे। इधर बात करें संजय जायसवाल की तो जिस क्षेत्र से संजय जायसवाल आते हैं वहां लगातार भाजपा की सीट जीतने के बाद इस बार कुछ एंटी इनकम्बेंसी की भी संभावनाएं दिख रही हैं। और चूंकि ये सीट काफी सेंसिटिव है और सांप्रदायिक तनाव की वजह से पोलराइजेशन करके वोट को अपनी तरफ किया जा सकता है, तो शायद एक उम्मीद संजय जायसवाल के लिए बनती दिख रही है। इधर लोगों ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रैली के बाद लोगों का मिजाज कुछ बदला सा है। दूसरी तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मल्लाहों के वोट को साधने के लिए भाजपा ने मल्लाहों के एक बड़े नेता ओम प्रकाश चौधरी को भाजपा अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है या भरसक जोड़ भी चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो मल्लाहों का वोट प्रतिशत कुछ हद तक संजय जायसवाल को फायदा पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ दबी जुबान में ये बातें भी निकल कर आ रही हैं कि सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को पैसों की भी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव प्रबंधन में परेशानी आ रही है। और भाजपा के सूत्रों का कहना है कि अगर उनके पास पैसे पहुंच जाते हैं तो मदन मोहन तिवारी पैसों के बल पर भी चुनाव निकालने का मादा रखते हैं। अब बात करते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की, जहां पर सीधी टक्कर जदयू के मौजूदा सांसद सुनील मेहता और राजद के उम्मीदवार दीपक यादव के बीच में है।
दीपक यादव के बारे में आपको बता दें, ये एक चीनी मिल के मालिक भी हैं और ये पहले भाजपा में ही थे। बाद में एन मौके पर इन्होंने अपना पाला बदला और राजद के टिकट से चुनावी मैदान में उतर गए। अब बात करते हैं वाल्मीकि नगर की जातीय समीकरण की, तो आपको बता दें वाल्मीकि नगर में ब्राह्मणों का काफी दबदबा है और यहाँ पर ब्राह्मण ही जीत का फैसला करते हैं। लेकिन इस सीट पर एक प्रवेश मिश्रा करके निर्दलीय उम्मीदवार है जिन्होंने यहाँ पर चुनावी समीकरण को बिगाड़ रखा है। बताया जा रहा है कि पिछली बार चुनाव में वो 15 से 20 हजार के आसपास वोट के अंतर से हार गए थे, जिसके बाद वो रुके नहीं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, लोगों के बीच गए, जिसकी वजह से उनके प्रति ब्राह्मणों का एक सहानुभूति वोट उनकी तरफ जाता दिख रहा है और इसलिए सुनील महतो की जीत थोड़ी आसान दिख रही है, क्योंकि अगर वाल्मीकि नगर में ब्राह्मणों का वोट बटा फिर सुनील महतो का जीतना आसान हो जाएगा। बात करें दीपक यादव की, तो वो भी अभी भाजपा छोड़कर महागठबंधन में शामिल तो हुए, लेकिन महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में जिस प्रकार समन्वय नहीं बन सका, इसका खामियाजा दीपक यादव को होता दिख रहा है और महागठबंधन के लोग भी दीपक यादव से दिल से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसका असर चुनाव प्रचार में भी दिखा। दूसरी बात, वाल्मीकि नगर के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिमों का बहुल इलाका है, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां के लोग बात कर रहे हैं कि जब दीपक यादव भाजपा में थे तो उन्होंने तलवारें बंटवाई थी, जिसकी बाजाप्ता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग जगह जगह जाकर लोगों को कह रहे हैं कि देखो किस तरह से दीपक यादव ने तलवारें बंटवाई थी और उनकी मंशा दंगा करवाने की थी। तो लोग सोच में पड़ जा रहे हैं, जो दीपक जी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर चुनावी आंकड़ों की माने तो ब्राह्मण वाल्मीकि नगर में 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2020 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट न करके प्रवेश मिश्रा को वोट कर गए थे, इसलिए कहना मुश्किल होगा कि इस बार ब्राह्मण भाजपा के साथ ही रहेंगे या नहीं। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता और भीष्म पितामह कहे जाने वाले राधा मोहन सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनके टक्कर में वीआईपी के टिकट पर राजेश कुशवाहा चुनाव मैदान में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार राधा मोहन सिंह के साथ 100% भूमियार समाज उनके साथ है। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी कोई वैश्य समाज का नेता नहीं होने से वैश्य समाज में नाराजगी है और चर्चाएं जोरों पर है कि वैश्यों का वोट भाजपा को ही जाए, भले उनके समाज का उम्मीदवार खड़ा ना हुआ हो। दूसरी तरफ राधा मोहन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजेश कुशवाहा के चुनाव मैदान में उतरने से घिर चुके हैं, क्योंकि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर मल्लाह, नोनिया और कुशवाहा जाति का बोलबाला है और यादव और मुसलमान तो पहले से ही महागठबंधन के साथ हैं। उनके वो कोर वोटर जो है, जातीय समीकरण कुछ इस तरह से बन रहा है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ मल्लाह, नोनिया और कुशवाहा जाति के लोग उनके साथ होते थे, मगर मुकेश सहनी क्योंकि मल्लाह जाति से आते हैं, उनका वहां से उम्मीदवार खड़ा करना राधा मोहन सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक सहानुभूति फैक्टर राधा मोहन सिंह के लिए पॉजिटिव दिख रही है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसलिए उनको वोट किया जाए और इसलिए यहाँ परसेप्शन के आधार पर वोटिंग होना तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं गोपालगंज लोकसभा सीट की, जहां पर जदयू के मौजूदा सांसद आलोक कुमार सुमन के सामने वीआईपी के चंचल पासवान की सीधी टक्कर होती दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वीआईपी के चंचल पासवान को गोपालगंज की डेमोग्राफिक के बारे में पता ही नहीं है, वहां के जातीय समीकरण की हवा तक नहीं है। ऐसे में जदयू के आलोक कुमार सुमन के सामने जब वो खड़े होते हैं तो आलोक कुमार सुमन कहीं मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारे ग्राउंड जीरो के संवाददाताओं ने बताया कि आलोक कुमार सुमन के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है और ये लालू यादव का गृह जिला भी है। ऐसे में राजद पर टिकट बेचने के भी आरोप लगे तो लोग कहने लगे अगर उम्मीदवार ही खड़ा करना था तो कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा करते, जिससे आलोक कुमार को मशक्कत करनी पड़ती जीत के लिए। दूसरी बात, चंचल पासवान के बारे में जो कही जा रही है, उनका जनता के साथ कनेक्ट नहीं बन पा रहा। पहले तो लोग चंचल पासवान को नहीं जान रहे थे, दूसरा उनके चुनाव चिन्ह भी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब मतदाता वोट करने, मतदान करने वोटिंग मशीन पर पहुंचेंगे तो वो लालटेन को ढूंढेंगे और जब वो नहीं मिलेगी तो फिर पर्स छाप पर कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं दिख रहा। सरल भाषा में कहा जाए तो चंचल पासवान और उनके चुनाव चिन्ह को लोग अभी तक पहचान नहीं पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि वोट भाजपा के खाता में चली जाए या किसी और उम्मीदवार के नाम पर वोट पड़ जाए। तो ये एक बड़ी समस्या चंचल पासवान के लिए बनती दिख रही है। क्योंकि उनके पास समय भी कम था, इसलिए ये कनेक्ट करना उनके लिए काफी मुश्किल हुआ। अब बात करते हैं इन सभी लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़े हॉट सीट की, तो नाम आता है सिवान लोकसभा सीट का, जहां पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने है विजय लक्ष्मी देवी, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जो जदयू की प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन से, और तीसरे उम्मीदवार राजद से चुनाव मैदान में हैं, उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी। अब तक आंकड़े बताते हैं कि सिवान एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर मुस्लिम यादव समीकरण कभी काम नहीं करता। सिवान के बारे में कहा जाता है कि सिवान में सवर्ण मतदाताओं का बोलबाला है और इस बार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ सवर्ण मतदाता साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2009, 2014 और 2019 में जो मतदाता बीजेपी और जदयू के साथ खड़े थे, आज वो हिना साहब के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो हिना साहब को एक मजबूत दावेदार के तौर पर दिखाई दे रहा है। और हिना साहब को मजबूत बनाने में उनका हाथी की पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेना और किसी भी रंग से कोई परहेज नहीं करना उन्हें सवर्ण के बीच अपनेपन का एहसास दिला रही है, जिसकी वजह से उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही। विजय लक्ष्मी देवी रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, जिनका इतिहास माले का रहा है।
आज भले ही वो जदयू के प्रत्याशी हों, लेकिन उनका जो वोटर है वो इस संशय में है कि अगर ये जीत कर आती है तो कहीं फिर से जमीनों पर लाल झंडे गाड़ने शुरू हो गए तो अब तो शहाबुद्दीन भी नहीं है जो उन्हें बचाने आगे आएंगे। तो ये जरूरी है कि विजयलक्ष्मी को वोट कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ा के जाति के मतदाता वोट कर सकते हैं, लेकिन भाजपा का जो कोर वोटर है सवर्ण जाति का वो कंफ्यूज तो है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि अगर सवर्ण जाति के लोग वोट देने जाते हैं तो हो सकता है उनका वोट देना हिना साहब के लिए जीत की इबारत लिख दे, और इधर सिर्फ यादवों के वोट बैंक को पकड़कर अवध बिहारी चौधरी बैठे हैं और यही वजह है वो तीसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे महाराजगंज लोकसभा सीट की, जहां पर भाजपा के कट्टर नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में है और उनके सामने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह खड़े हैं। जब बात महाराजगंज लोकसभा सीट की करेंगे तो अनायास ही छपरा में हुई घटना का जिक्र होगा, क्योंकि अधिकांश हिस्सा छपरा के महाराजगंज लोकसभा सीट से सटे हुए हैं और छपरा की घटना का सीधा असर महाराजगंज लोकसभा सीट पर पड़ने की आशंका से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। कहा जा रहा है कि छपरा में चुनाव के दिन की हिंसा और चुनाव के बाद की हिंसा और गोलीबारी के बाद महाराजगंज में यादव पूरी तरह से गोलबंद हो गए हैं और यादवों के अंदर से आवाज आ रही है कि छपरा का बदला महाराजगंज में लेना है। महाराजगंज के बारे में कहा जाता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की जमीनी पकड़ काफी मजबूत है और तब जब उनके साथ सच्चिदानंद राय, रणधीर सिंह, विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे जब आ जाते हैं तो सिग्रीवाल जी को और मजबूती मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह के साथ उमाशंकर सिंह के बेटे जितेंद्र स्वामी के आने से आकाश की मजबूती देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ पिछले चुनावी की बात करें तो प्रभुनाथ सिंह भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर भूमियार भी सांसद हुए हैं, राजपूत भी सांसद हुए हैं और सबसे ज्यादा बार तो राजपूत ही सांसद हुए हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मल्लाह, कुशवाहा, यादव यहाँ पर गोलबंद अगर हो जाते हैं और साथ में अगर भूमिहार गोलबंद होकर आरजेडी को वोट कर देते हैं तो सिग्रीवाल जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अब लोगों की जुबान पर लालू यादव की रणनीति की तारीफ हो रही है कि चुनाव से पहले लालू यादव ने रणनीति बनाई थी कि रोहिणी आचार्य को सारण और किसी भूमिहार को महाराजगंज से चुनाव में उतारेंगे, जो अब उनकी रणनीति सफल होती नजर आ रही है। खास करके सारण में चुनावी हिंसा के बाद और गोली चलने के बाद जिस तरह से राजद के कार्यकर्ता मारे गए, यही वजह है कि महाराजगंज में यादव अपने साथ भूमिहारों को भी गोलबंद करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो सूत्रों से पता चला है कि सारण में भूमिहारों का 50% वोट राजद के खाते में चला गया, जिसका सारा श्रेय अखिलेश प्रसाद सिंह को जाता है, क्योंकि राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने भूमिहारों को गोलबंद करके रोहिणी आचार्य के लिए वोट करवाया तो महाराजगंज में यादव भी आकाश सिंह को वोट करेंगे, क्योंकि वो अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे भी है और भूमिहार जाति से भी आते हैं। इस समीकरण को बिठाने में अखिलेश सिंह काफी सफल साबित होते दिखे हैं और अगर अखिलेश सिंह मल्लाहों को घर से निकाल करके वोट करवाने में सफल हो जाते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराजगंज में एक नया चेहरा देखने को सांसद के तौर पर मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी को वही 20% वोट मिलेगी जो उनका कोर वोटर है, या यूं कहें जो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। लेकिन सारण की गोलीबारी से इस बार उन्हें महाराजगंज की सीट पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र की, तो आपको बता दें शिवहर लोकसभा क्षेत्र से बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं और आपको तो मालूम ही होगा कि उनके बेटे चेतन आनंद भी शिवहर से विधायक है। अगर शिवहर लोकसभा की बात करें तो शिवहर लोकसभा में कांटे की टक्कर है। ये सीट कभी राजपूत के खेमे की तरफ जाता है तो कभी वैश्य के खेमे की तरफ जाता है। इस बार यहाँ का भी समीकरण पूरी तरह से चरमराया हुआ दिख रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार चुनाव में वैश्य समाज का पलड़ा ज्यादा भारी है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ठाकुर के कुएं वाली एक कविता पढ़ी थी। इसके बाद आनंद मोहन, चेतन आनंद की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आई जिससे ब्राह्मण समाज आहत हो गया और अब यह माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का वोट लवली आनंद के पक्ष में नहीं जा सकता है। लेकिन जब एक नजर सीतामढ़ी के चुनाव पर पड़ती है या आसपास के इलाकों में जो ब्राह्मणों का मतदान हुआ, उससे यह आंकलन निकल कर आ रहा है कि ब्राह्मण ना चाहते हुए भी भाजपा को ही वोट करेंगे। उनके पास विकल्प नहीं है, राजद की तरफ नहीं जाएंगे। भले ही कुछ नाराजगी हो, लेकिन विकल्प के तौर पर उन्हें भाजपा ही संतुलित दिख रही है और महागठबंधन में समन्वय नहीं होने के कारण ब्राह्मण वोट करने से बचेंगे। दूसरी तरफ ढाका विधानसभा क्षेत्र से आने वाले पवन जायसवाल का नाम काफी सुर्खियों में, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो काफी नाराज चल रहे थे, लेकिन जब उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से फोन आता है तो उनकी हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि पवन जायसवाल वैश्य मतदाताओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं और कुछ दिनों में विधानसभा का चुनाव भी है और उन्हें चुनाव लड़ना भी है। तो ऐसे में पवन जायसवाल वैश्य मतदाता को रिझाने में लगे हैं और भाग दौड़ भी कर रहे हैं। यानी कि पवन जायसवाल का नाराज होना वैश्य समाज के लिए एक इशारा थी कि भाजपा के साथ नहीं जाना है, मगर अब विकल्प नहीं है। पवन जायसवाल भाजपा के साथ खड़े दिख रहे हैं तो ये एक कड़ी भी जुड़ती हुई दिख रही है, जो पॉजिटिव साइन है लवली आनंद के लिए। लेकिन जब राजद की उम्मीदवार रितु जायसवाल की बात करते हैं तो रितु जायसवाल के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से उन पर लोग भरोसा करने लगे हैं, और वो भी वैश्य समाज से आती है तो उन्हें भी वैश्य समाज का समर्थन मिलता दिख रहा है। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वैश्य समाज का वोट एकजुट नहीं है, जिसका नुकसान लवली आनंद को होगा। लेकिन भाजपा और जदयू का जो कोर वोटर है वो एकजुट हो रहा है, गोलबंद हो रहा है, जिसकी वजह से लवली आनंद एक मजबूत स्थिति में अब दिख रही हैं। लेकिन आनंद मोहन का एक बयान कि हम आपके दरवाजे पर वोट
मांगने नहीं जाएंगे, ये तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी वजह से लवली आनंद की तरफ एक निराशा के भाव लोगों के अंदर दिख रही है। लेकिन अगर एक कंसोलिडेटेड बात करें तो अभी भी पूरी तरीके से यकीन से शिवहर के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। बहुत ही कांटे की टक्कर लवली आनंद और ऋतु जायसवाल में होती दिख रही है। अब बात करेंगे अंतिम सीट की, जो वैशाली लोकसभा की है। वैशाली लोकसभा सीट पर वीणा देवी, जो रघुवंश प्रसाद सिंह की पत्नी है, ये वही रघुवंश प्रसाद सिंह की पत्नी है जिन्होंने वैशाली लोकसभा सीट पर ब्रह्म बाबा को चुनाव हरा चुके थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑल पार्टी कहा जाता है और मैनेजमेंट में उनका कोई जवाब नहीं। उनकी पत्नी की सीधी टक्कर बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला से है। मुन्ना शुक्ला को राजद की तरफ से टिकट दिया गया, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद भी मिला, जिसके बाद इस पूरे सीट का समीकरण ही बदल गया। मुन्ना शुक्ला के बारे में एक वीडियो भी हाल में काफी तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें वो एक समाज पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं, जिसके बाद उन्हें सामने से आकर माफी भी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हुआ था। इस सीट के समीकरण के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर लड़ाई सीधे तौर पर राजपूत और भूमियारों के बीच है। इसलिए जब भी तेजस्वी यादव यहाँ पर भाषण देने आते हैं तो वो भी कभी भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों की बात नहीं करते हैं। यहाँ वो बेहद संतुलित होकर भाषण देते हैं। आपने अगर गौर किया होगा तो एक मंच पर जब तेजस्वी यादव ने अपने एक तरफ खड़े शिवचंद्र राम के बारे में कह रहे हैं, जो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला का हाथ पकड़कर कह रहे हैं कि दोनों ही उम्मीदवार राजद के हैं और आप दोनों को ही इन्हें जिताना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम A to Z की पार्टी हैं और हमने इनको भी टिकट दिया है। सूत्रों की माने तो सारण में हुई घटना के बाद से वैशाली लोकसभा सीट के यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग भी गोलबंद होते दिख रहे हैं। खास करके यादवों में राजपूतों के खिलाफ काफी गुस्सा है और ऐसे में अगर महादलित, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट मुन्ना शुक्ला के खाते में जाता है तो यकीनन मुन्ना शुक्ला मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब महागठबंधन के समीकरण के वोट मुन्ना शुक्ला को पड़ जाए, तब तो मुन्ना शुक्ला इस चुनावी बाजी को जीत में तब्दील कर देंगे। लेकिन दिक्कत तो बस महागठबंधन के खुद के समन्वय की है, जिसकी वजह से मतदाता भी कंफ्यूजन में है। वहीं भाजपा की तरफ से दिनेश सिंह की बात चर्चा में है कि वो काफी हद तक बूथ मैनेजमेंट में माहिर है और उन्होंने अपने वोटरों को गोलबंद कर लिया है। एक और बात जो उड़ती उड़ती कानों तक आई, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले बड़े बड़े बोरे खुलेंगे, इन बोरों से गांधी जी निकलेंगे और अब सारी जो रणनीति है उन बोरों के खुलने पर ही टिकी हुई है। क्योंकि कोई माने या ना माने, दिनेश सिंह की बात चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि वो धन, बल और संसाधनों के मामले में उनके सामने वैशाली में कोई नहीं है। तो आज का विश्लेषण 8 सीटों का था, इसलिए खबर थोड़ी बड़ी बन गई। लेकिन आप अगर इस खबर को देख रहे हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजें। ऐसे ही तमाम विश्लेषण को हम आप तक साझा करते रहेंगे। हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।